वीरेंद्र चौहान पेशे से तो अध्यापक हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ लोग कर्मचारी नेता भी उन्हें कहते हैं। राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष भी हैं। आज खुद वीरेंद्र चौहान हमारे साथ संवाद भारत की इस खास पेशकश में मौजूद हैं। वीरेंद्र चौहान जी, पहला सवाल आपसे। पेशे से तो आप अध्यापक हैं, अध्यापन कार्य को किस तरह देखते हैं अपने जीवन में? चांजू में आपके पास छात्र और छात्राएं कितने थे? क्लास में स्टूडेंट्स कितने? नहीं, मैं समझ गया हूँ आप इसलिए क्यों पूछ रहे कि मैं आपको पता है कि जहाँ मुझे भेजा गया था वहाँ पे मेरे सब्जेक्ट के कोई बच्चे ही नहीं थे, और ये सवाल मैं सरकार से करता रहा और माननीय न्यायालय में भी हमने गुहार लगाई कि जब बच्चे ही नहीं हैं अर्थशास्त्र के तो मैं किसको जाके पढ़ाऊँगा। फिर भी मुझे भेजा गया। लेकिन आप अगर आज भी आरटीआई के माध्यम से चांजू से ये इन्फॉर्मेशन लेंगे कि वीरेंद्र चौहान ने कितने टाइम चांजू में रहा और वहाँ रह के बच्चे ने तो क्या किया, बच्चे तो नहीं थे प्लस 1 2 में, तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि मैंने वहाँ पर 7th 8th और 9th बीच में 10th भी क्लास लेता था। मैं मैथमेटिक्स वहाँ बच्चों को पढ़ाता था और मैं वहाँ पे साइंस बच्चों को पढ़ाता था। मैं जो क्लास खाली होती, क्योंकि उस वक्त में ऑफिशिएटिंग में मैं ही था बहुत टाइम तक वहाँ पे, जो क्लास खाली होती थी तो मैं उस सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कोशिश करता था और मैंने वहाँ बच्चों से बहुत कुछ सीखा है। मैं आज ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। अब आपके कर्मचारी नेता वाले कैरेक्टर पर आते हैं। सबसे पहले तो आप हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर बात करते हैं। चाहे पिछली हमने जयराम सरकार देखी, अब वर्तमान सरकार में भी ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जब आपको चांजू भेजा गया था तो आपने सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स के माध्यम से कहा था कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, मुझे चांजू फेंका गया। अगर आप एक अध्यापक की हैसियत से इसको देखें और ट्रांसफ़र पॉलिसी के मैटर में इसको देखें तो आपको तो समस्या नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर आप ट्रांसफ़र पॉलिसी की एक तरफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे ट्रांसफ़र करके भेजा गया। इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? आपका बड़ा स्टीक प्रश्न है, इसका मैं बड़ा स्टीक जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए, मुझे ट्रांसफ़र से कोई आपत्ति नहीं थी, तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है, ना मैंने सिर्फ बोला कभी कि मुझे ट्रांसफ़र क्यों किया गया। उस सरकार का प्रोरोगेटिव है, कर्मचारी से काम लेना सरकार का प्रोग्राम। हम सिर्फ ये बोल रहे थे कि जिस स्कूल में आप मुझे भेज रहे हैं, अर्थशास्त्र का मैं शिक्षक हूँ, 600 किलोमीटर दूर क्यों भेजने की ज़रूरत पड़ी? और भेजने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे होते तो भी भेज लेते। हिमाचल के अंदर, शिमला के अंदर ही बहुत से स्कूल खाली थे जहाँ पे बच्चे सफ़र हो रहे थे, वहाँ मुझे भेज देते अगर भेजना ही था। हम सिर्फ इतनी सी बात करते, फिर भी सरकार का प्रोरोगेटिव था, सरकार ने हमें भेजा, हम चले गए। बिल्कुल ठीक है, जाना चाहिए। एक शिक्षक को जहाँ भेजा जाए, उसको, मुझे किसी भी कर्मचारी को सरकार भेज सकती है, तो मुझे लगता है कि उसको वहाँ सेवा देनी चाहिए। और इसलिए मैं तब भी बात करता था और आज भी बात कर रहा हूँ। मैं आज इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि वीरेंद्र चौहान 600 किलोमीटर दूर सेवाएं दे के आए इसलिए टीचरों के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि टीचर्स को एक उसको प्रिपेयर करना बड़ा ज़रूरी है। सरकार ट्रांसफ़र पॉलिसी के पीछे तर्क ये देती है कि हिमाचल प्रदेश क्योंकि कर्मचारी डोमिनेटेड हिमाचल प्रदेश है और यहाँ कर्मचारियों का वोट बैंक ज़्यादा है, इसीलिए ट्रांसफ़र पॉलिसी के साथ लोग छेड़छाड़ नहीं करते, चाहे सरकार के कोई मेंबर्स हो या कोई और। तो फिर आप क्या चाह रहे हैं, इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में मेन चीज़ें क्या रहनी चाहिए? क्योंकि पिछली सरकार ने भी कोशिश की थी स्पेशली टीचर्स के लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लाने की। तो क्या सरकार रिपीट होगी? नहीं हुई ना। आप ये कहना चाहते हैं कि सवाल सरकार के रिपीट का नहीं था सर, सवाल था ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। मैं आपसे सवाल मेरा ये था कि ट्रांसफर पॉलिसी में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो एक कर्मचारी की सहूलियत के हिसाब से भी और सरकार को भी इसमें कन्वीनियंस। नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। सरकार डर जाती है, वो सरकार भी डरी शायद। इससे पहले भी सरकार जोखिम नहीं उठाती है कि विशेषकर टीचर 80,000 टीचर है, टीचर्स को ट्रांसफ़र पॉलिसी क्यों बने या उनको डिस्टर्ब करेंगे तो वोट बैंक खराब होगा। मुझे लगता है कि अगर हम डर डर के कोई काम करेंगे, अगर मैं डर जाता, मैं अपना एग्जांपल दूं, अगर मैं डर जाता सरकार के मेरे ऊपर, तो मेरे को लगता 20 या 30 तो मेरे को शो कॉज नोटिस आए। मेरे को एक दिन में 3-3 जगह खड़ा कर दिया निदेशक महोदय ने, मेरे खिलाफ 2-3 चार्जशीटें बना दी। मैं तो नहीं डरा ना। वो सारा मामला क्या था कि मेरी आवाज़ को बंद किया जाए। तो वही बात है ना, आप डर गए तो आप कोई एक जो इनिशिएटिव होता है ना वो नहीं ले पाएंगे आप। 2013 में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बात तो की गई थी, हालांकि बनाई भी एक ट्रांसफर पॉलिसी गई थी जिसमें जोन्स में बांटा गया था क्षेत्रों को। लेकिन वर्तमान सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्तमान सरकार इस पर किस तरह से काम करे? देखिए, मैं तब भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ कि ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। और हम ये नहीं बोलते कि टीचरों को, हर टीचर को 100 किलोमीटर दूर भेज दो, हर कर्मचारी को 100 किलोमीटर दूर भेज दो। उसको मौका मिलना चाहिए, उसको चॉइस भी मिलनी चाहिए। लेकिन चॉइस ऐसी नहीं होगी वो 0 किलोमीटर में चॉइस ले। 0 किलोमीटर में चॉइस लेने का कोई मतलब नहीं है।
कम से कम एक क्राइटेरिया फिक्स हो, ताकि आने वाला शिक्षक दूसरा जो है ना, उसको ये पता लगे कि मैंने कहाँ से कहाँ जाना है और कब जाना है। हिमाचल हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षक है, हार्ड एरिया में, सब कैडर में, हार्ड एरिया सब कैडर में जो टीचर सेवाएं दे रहा है, उस टीचर को आने के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है। कोर्ट से डायरेक्शन होती है कि इस टीचर्स को जो है इसको मर्जी का सेशन दिया जाए, और मामले निदेशालय में पड़े होते हैं, बहुत से मामले, एक नहीं बहुत से मामले, और फिर भी जो है उनको जो है वो मौका नहीं मिलता आने का। क्यों? स्टेशन ही नहीं है। सबने टीचरों ने जुगाड़ कर रखा है, वो 2 साल पूरे होते हैं म्यूचुअल करा लेते हैं, और जाना कहाँ जाना, 0 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर कोई ट्रांसफर होती है। व्हाट इज़ दिस फन? ये तो बहुत बड़ा मजाक हुआ, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। जो इस पिछली सरकार में मजाक हुआ, इतिहास में, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। कोई क्राइटेरिया तो बनाइए, नॉर्म्स तो बनाइए, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, कोई पॉलिसी ऐसी बनाइए ना। बात तो करते थे आपकी, हम तो सॉफ्टवेयर से ट्रांसफर करेंगे, हम तो टीचरों को जो है वो मौका ही नहीं देंगे। आपने मौका क्या दिया? आपने टीचरों को तो घर के पास रख दिया, 0 किलोमीटर रख दिया। तो मैं इस सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ, शुरू से ही बोल रहा हूँ, मैं कोई बदले की भावना से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों के बेटरमेंट के लिए, समाज के बेटरमेंट के लिए, टीचर्स के बेटरमेंट में बात कर रहा हूँ कि 2013 की आपकी एक पॉलिसी, इसी सरकार की पॉलिसी बनी है, वो लागू भी कर दी थी, तत्काल वीरभद्र सरकार में लागू हुई थी, जिसमें 4 जोन बने, ABCD, ठीक है। उसमें बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, उसमें टाइम पीरियड भी बहुत बड़ा नहीं है। 3 साल के लिए अगर आपको 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि आपको शौक से जाना चाहिए, टीचर्स भी तो जाएंगे। आप चाहते कितना है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए इस नहीं, पॉलिसी जो में? अभी तो सरकार का प्रोगेटिव, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। सरकार चाहे जो मर्जी, सरकार 50 किलोमीटर रखे, 20 रखे, 10 रखे, पर जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी हिमाचल प्रदेश की, उसको तो लागू तो करो उसको। एक सवाल मेरा आपसे और भी है। NPSA कर्मचारियों का एक संगठन है और हर एक कर्मचारी की सबसे पहली मांग थी कि प्रदेश में OPS को लागू किया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बात कही। SOPs इसके लिए अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन आभार रैली के लिए पैसा जो है वो मांगना कर्मचारियों से शुरू कर दिया गया है। आप कर्मचारियों के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो NPSA के संगठन की आपने बात की, वो तो ये सोचते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करना केवल और केवल मात्र हमारा ही जन्मसिद्ध अधिकार है, और साथ में वो ये भी सोचते हैं कि इस पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए सिर्फ हमने ही काम किया और किसी कर्मचारियों ने काम नहीं किया। लेकिन उस NPS के अंदर जो संघर्ष कर रहे थे उस पुरानी पेंशन के लिए, उसमें हर कर्मचारी संगठनों के कर्मचारी थे, उसमें OPS के कर्मचारी भी है, NPS के कर्मचारी भी थे, उसमें अगर मैं बोलूँ HGTU के हमारे कर्मचारी थे, वो चाहे जो मर्जी थे, या हमारे संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने उसके थे, या कोई और संगठन हिमाचल प्रदेश के अंदर है उसके भी कर्मचारी थे। वो एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू था। उस इशू को लेके अगर ये बोले कि सिर्फ ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, कोई उसमें बात नहीं करे, कुछ संगठनों ने, उस संगठन के कुछ लोगों ने मुझे एक कौवे की संज्ञा भी दी, कौवा बना के उन्होंने सोशल मीडिया में मेरा फोटो भी लगाया। तो मैं उन महानुभाव को ये बताना चाहता हूँ, आपने तो साथ दिया था जब पिछली सरकार थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस पेंशन बहाली के मुद्दे को लेके चांजू पहुँचा, ये इतिहास गवाह है, पूरे हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है। हमने अपनी पीठ नहीं मोड़ी। मैं पुरानी पेंशन का कर्मचारी होने के बावजूद भी लड़ाई लड़ी, आज भी लड़ रहा हूँ, है कि नहीं। लेकिन कोई ये बोले कि मैं हर कहीं किसी के मंच में घुस के फोटो सेल्फी खींचता हूँ, तो मैं सेल्फी खींचने वाला नेता नहीं हूँ। उस 3 तारीख की अगर मैं बात करूँ ना, उस 3 तारीख के मार्च की जो विधानसभा घेरा हुआ है, जब 103 के पास संघर्ष को रोक दिया गया 2 घंटे, आज मैं उसका खुलासा जरूर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ इस तरह के टिप्पणियाँ की गई सोशल मीडिया में उस संगठन के कुछ लोगों ने, जिनको पता नहीं उनका इतिहास कितना लंबा होगा। मैं 22 साल से संघर्ष कर रहा हूँ कर्मचारियों के लिए। जब 103 पे कर्मचारियों का संघर्ष 2 घंटे 3 घंटे खड़ा हुआ, उसके बाद वीरेंद्र चौहान ने उस संघर्ष को लीड किया है। मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ जो ये बोलते हैं कि वीरेंद्र चौहान सेल्फी खींचने हमारे मंच पे आया, उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब उनका संघर्ष रुक गया था, उनके नेता पीछे रह गए थे, तो मैंने लीड किया है। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने उसको 2 घंटे तक, 1 घंटे तक मैं लीड करके आगे ले गया हूँ 103 से उस संघर्ष को। तो बात अब पेंशन की नहीं, बात अब कर्मचारियों की आपसी सहमति की भी है। नहीं, पेंशन की बात बिल्कुल है, पर लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेंशन के लिए हम सब लड़ रहे हैं। आप क्रेडिट आप ले जाएं, आप ही सरकार के लिए जो आभार समारोह कर रहे हैं, आप ही करें। आपने पैसे दिए? देखिए, हमारे लोगों ने दिए, मेरे संगठन ने बहुत से, आपने दिए ना। ये मेरे जिला प्रधान है, जिला प्रधान मीरपुर से, ये मेरे क्या कहते हैं मंडी से है, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने भी दिए, बहुत से लोगों ने दिए। पर लेकिन अब अगर ये बोले कि हम पहले SOP बना नहीं, आभार रैली हम पहले करने जा रहे हैं, 1 करोड़ रुपये इकट्ठे करने का टारगेट कर भी दिया आपने, लोगों की फ़ोटो डाल के उनको मोटिवेट करके, उनको ये दिखा के कि नहीं आपने 500 दिया तो आप
दिखाने में 1000 देंगे, एक ने 1000 दी, उसको 2000 देंगे। तो 1 करोड़ रुपये हमने करना क्या है? सरकार को व्यवहार करना है ना, तो 1 लाख में भी हो जाएगा, वो 10,000 में भी हो जाता है, 10 लाख में भी हो जाता है। पर लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या था? उससे इंपॉर्टेंट ये था कि आप जो है SOP के लिए सरकार को मजबूर करते, कि ना कि आप सरकार को बोलते कि हम तो आपका आभार करने जा रहे। अब किस बात का आभार करने जा रहे? SOP तो आने दो ना बार, हम भी करेंगे। हमने सरकार का आभार किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने मुझे भी कहा था कि वीरेंद्र जी, हम आज वो कैबिनेट में आपका मुद्दा पास कर रहे हैं, आप अपना कार्यक्रम देखें, बिल्कुल करेंगे। एक अंतिम सवाल, लगातार आप कर्मचारियों की मांग को उठाते रहते हैं, समय समय पर हमने भी देखा है। OPS का मुद्दा तो मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि OPS प्रदेश में बहाल कर दी जाएगी, लेकिन इसके अलावा कर्मचारियों के क्या मुद्दे हैं? आप प्लीज़ शॉर्टली बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम अभी फिलहाल सरकार को करना चाहिए। देखिए, हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सुक्खू जी, मुकेश अग्निहोत्री जी और कैबिनेट के और जो मंत्री हैं, सब बड़े सुलझे लोग हैं। इनको भी पता है, हमको भी पता है, हर आदमी को पता है कि कर्मचारियों के कौन कौन से मुद्दे हैं। अगर हम ये कहें कि OPS मुद्दा है कर्मचारियों का, OPS मुद्दा था और OPS के मुद्दे पे सरकार जो है सत्ता में आई है, तो ये बात सरकार को भी पता है, हर आदमी को भी पता है, हमको भी पता है। मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा है, आज भी है, हमेशा रहेगा और ये होना भी चाहिए। और हम मांग करते हैं सरकार से कि इस जो OPS है इसको 1972 के नियम के तहत लागू किया जाए, जिससे कर्मचारियों को फ़ायदा हो। पर लेकिन मुद्दे इससे अलावा बहुत से मुद्दे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जिसको लेके हमने संघर्ष किया था, जिन मुद्दों को लेके हमने कर्मचारी महासंघ बनाया, हमने जिलावार धरने किए। हमने एक दिन का धरना नहीं किया, हमने एक चेन स्ट्राइक्स की थी, जिससे सरकार की जड़ें हिल गई थी। और सर मुद्दे 6ठा वेतन आयोग, जो पहली बार मुझे लगता है कि जो पैरा टीचर से लोग नियमित हुए हैं ना, हिमाचल प्रदेश का ऐसा कोई कर्मचारी बता दे जो पंजाब से 5 से 10 हज़ार का नुकसान जिसको नहीं है, कोई ऐसा बता दे कि अटपार पंजाब के, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं रिजाइन दे दूंगा। आज के आपके चैनल में मैं ओपन इस बात को कह रहा हूँ। जिस कर्मचारी को 5 से 10 हज़ार का पे कमीशन में नुकसान नहीं है, अगर बोल दे कि मेरे को फ़ायदा है मामराज पुनीर को छोड़ के, मामराज पुनीर जी बोलते हैं मेरे को तो 7 हज़ार का फ़ायदा हो रहा है। 7 हज़ार कोई बहुत ही नहीं मिली, पे कमीशन में रिवाइज होता है 10 साल बाद, वो दुगुना होता है। 7 हज़ार का मतलब नहीं है, आपको एट पार एक नियम से जाना है। मैंने हर कैटेगरी के, हर विभाग के आंकड़े आपके चैनलों के माध्यम से बताए थे। मैंने सरकार को यह भी बोला था, अगर एक भी आंकड़ा किसी भी विभाग की कैलकुलेशन में गलत दे रहा हूं तो मुझे टर्मिनेट कर दे, बोला था मैंने, ओपन बोला था मैंने, आज भी बोल रहा हूं। तो नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर्मचारियों को है। जो पैरा टीचर से नियमित हो रहे हैं, जूनियर आगे जा रहे हैं, सीनियर पीछे रह रहे हैं पे में। अगर पंजाब से उसकी तुलना करें तो बहुत ज़्यादा पे अनोमलीज का तो मुद्दा हो गया। अब दूसरा मुद्दा बताइए। दूसरा, कर्मचारी 4914 एक स्टेप अप बेनिफिट कर्मचारियों को मिलता है 1972 से लेकर, वो खत्म कर दिया सरकार ने। तो क्या वो बहाल करेगी सरकार की? नहीं करेगी। तीसरा, हम सरकार से मांग करेंगे। फिर जो है कर्मचारियों के अलाउंसेस जो है ना वो रिवाइज होते हैं। तो मैं आपको कहूँगा 1998 के बाद जो है अलाउंसेस हिमाचल में रिवाइज ही नहीं हुए। तो हम ये भी मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से। कॉन्ट्रैक्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, उनमें एनॉमली बड़ी बारी आ गई। पहले 6 साल में नियमित हो गए, शुरू के लोग 6 साल कॉन्ट्रैक्ट में ही रहे, फिर 5 साल कर दिया, फिर 3 साल कर दिया, अब 2 साल कर दिया। वो बराबरी का आ गया। जिसने 6 साल कॉन्ट्रैक्ट में किया, 6 साल बाद रेगुलर हुआ, उधर 3 साल बाद रेगुलर हुआ, वो बराबर हो गए। उसकी पिछली 6 साल की नौकरी खत्म होगी, वो बराबर आ गया, जूनियर से भी, जूनियर से आगे निकल गया। तो ये कब होगा ठीक? जब आप डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट से सबको सीनियरिटी देंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और सोर्स के कर्मचारी, वो एक बड़ा है अपने आप में मुद्दा है। उनको ठगते रही पिछली सरकार, आपके लिए पॉलिसी ला रहे हैं, आपके लिए वो कर रहे हैं, सो कर रहे हो, ना पॉलिसी आई ना आउटसोर्स का कुछ बन हुआ विचार। हम उनके लिए आज भी मांग करें, एक सिंपैथेटिकल एटीट्यूड सरकार को रखना पड़ेगा। आउटसोर्स का तो हो गया, अब इसके अलावा कोई मुख्य एक SMC टीचर्स हमारे पास स्कूलों में लगे हुए, कंप्यूटर टीचर्स है, IT टीचर्स है। ये एक बड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है और माननीय मुख्यमंत्री, मुझे पता है, एक बहुत ही एक संवेदनशील आदमी है। इन सब मुद्दों के ऊपर जो है उनकी एक सोच है। और देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस रहेंगे, वो है सरकार में, वो पीछे से आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज के है। पर लेकिन इस क्राइसिस के आड़ में अगर ये बोले कि इनका कुछ नहीं होने वाला, तो वो गलत है। वो बात हमें भी ठीक नहीं लगेगी। इनका भी स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान आज हमारे साथ मौजूद थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।